उस दिन आम दिनों की निस्बत गर्मी बहुत ज़्यादा थी। सुबह के 9 बजे ऐसा मालूम हो रहा था जैसे दिन के 2 बज चुके हों। सूरज पूरी आबोताब के साथ चमक रहा था, हवा बंद थी, इसलिए हब्स बहुत ज़्यादा था। सायरा अपने फ्लैट से निकलकर फुटपाथ पर लगे हुए दरख्त के नीचे आ खड़ी हुई। यहाँ साया घना था, लेकिन गर्मी की कमी नहीं थी। इसने फ्लैट से निकलते हुए ऑनलाइन टैक्सी बुक कराई थी। वो जिस एनजीओ में काम करती थी, इसका ऑफिस फ्लैट से काफ़ी फासले पर था। इसे रोज़ाना ही ऑफिस टैक्सी में जाना पड़ता था। ताहम एनजीओ में ऑफिस वर्क 15 दिन और फील्ड वर्क भी 15 दिनों के लिए था। फील्ड वर्क के दौरान एनजीओ की गाड़ी इसे करीबी शाहराह से पिक कर लिया करती। इसकी तनख्वाह माकूल थी, लेकिन आधी से ज़्यादा फ्लैट की किस्त अदा करने में कट जाती। जो बच जाती, इसमें गुजारा खींच तान कर हो ही जाता। इसकी मां ने मरने से कबल ये फ्लैट किस्तों पर लिया था और अभी आधी किस्तें भी पूरी नहीं हुई थी कि इसका इंतकाल हो गया। बहरहाल इस वक्त दरख्त के नीचे खड़े हुए इसे 2 मिनट भी नहीं गुजरे थे कि सफ़ेद रंग की खूबसूरत कार इसके करीब आ खड़ी हुई। ड्राइवर ने इसे सलाम किया और वह सर हिलाकर पिछली नशिस्त पर बैठ गई। ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। सायरा ने इसे एसी तेज़ करने को कहा और सीट के साथ सर टेक दिया। इसे 250 रुपये एनजीओ तक जाने और 250 रुपये वापस आने के लिए देने पड़ते। ये 500 रुपये की रकम ऑफिस की जानिब से महीने के आखिर में तनख्वाह के हमरा मिल जाया करती, लेकिन अगर किराया शेयर हो जाता तो 250 की रकम बचाई जा सकती थी। इसने टैक्सी ड्राइवर से तज़किरा किया तो इसने बताया, आपके एनजीओ का ऑफिस जिस इलाके में है, वहाँ तक के लिए कोई कस्टमर वो मुश्किल ही जाने के लिए तैयार होता है। वो कमर्शियल एरिया नहीं, हाँ वापसी के वक्त ज़रूर सवारी मिल जाएगी। सायरा चुप हो गई, लेकिन इस दिन टैक्सी ड्राइवर ने इसे बताया कि इसे कस्टमर मिल गया है जिसने इसी जानिब आना होता है जहाँ एनजीओ का दफ्तर वाक़ है। सायरा ने पूछा, क्या वो रोज़ाना टैक्सी में जाएगा? ड्राइवर ने इनकार में सर हिला दिया, नहीं, सिर्फ आज के लिए, लेकिन मैं तलाश में हूँ कोई मुस्तकिल कस्टमर ही मिल जाए। सायरा ने अपने मोबाइल को बैग में रखा और कुरैशी साहब के मुतालिक सोचने लगी। हाल ही में इसकी बातचीत उनके साथ तय हुई थी। इनकी उम्र सायरा से कुछ ज़्यादा थी, लेकिन बहुत ही ग्रेसफुल पर्सनैलिटी और रोबदार लबो लहजे के मालिक थे। इनकी कोलीग मलिहा का कहना था कि वो बड़ी उम्र के मर्द संजीदा और सुलझी हुई तबीयत के मालिक होते हैं। इनके मुकाबले में छोटी उम्र के नातजुर्बाकार लड़के लाउबाली और गैर जिम्मेदार होते हैं। इनसे संजीदगी की तवक्को नहीं की जा सकती। कहती तो वो ठीक ही थी। इसके एनजीओ के डायरेक्टर मलिक सईद साहब बहुत सोबर और धीमी तबीयत के मालिक थे। असिस्टेंट डायरेक्टर सिद्दीकी साहब बिन के हम पल्ला थे। इन 2 अफराद के अलावा जितना भी स्टाफ था वो सब कम उम्र लड़कों और लड़कियों पर मुश्तमिल था जिन्हें कुछ भी नहीं आता था। हर चांद के वो सब पढ़े लिखे और अच्छे ग्राउंड से ताल्लुक रखते थे, लेकिन इनके पास तजर्बे की कमी थी। ये मलिक साहब और सिद्दीकी साहब का हौसला था कि वो इनसे बखूबी काम लेते थे। सायरा को जब भी मशवरे की जरूरत पड़ती वो इन दोनों से ही रुजू करती। कुरैशी साहब का रिश्ता इनकी हमसाई के तवस्सुत से चंद दिनों कबल हुआ था। तब भी बातचीत के लिए सायरा ने मलिक साहब और सिद्दीकी साहब को फ्लैट में बुलाया था। तमाम मामलात इन दोनों ने तय किए थे, इस लिहाज से वो इन दोनों को अपने बुजुर्गों की जगह शुमार करते थे। कुरैशी साहब मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन के मालिक थे। इनके पास गाड़ी, बंगला, नौकर चाकर और अच्छा बैंक बैलेंस था। ताम कुछ शक्की तबीयत के मालिक थे। इनकी सोचों का सिलसिला दरमियान में ही रह गया और टैक्सी का दरवाज़ा खोलकर एक स्मार्ट सा लड़का अंदर दाखिल हुआ। सायरा ने चौंक कर इसकी जानिब देखा। टैक्सी ना जाने किस वक्त रुकी थी और ना जाने इसने कितना फासला तय किया था। इसको सोचों के दरमियान कुछ मालूम नहीं हुआ। वो इसके करीब बैठ गया। सायरा खिसक के खिड़की करीब हो गई। लड़के के पास से महंगे परफ्यूम की खुशबू आ रही थी। बाल सलीके से बनाए गए थे और वो कीमती लिबास में मलबूस था। इसकी उम्र सायरा के बराबर थी। ड्राइवर ने बताया, यही वो कस्टमर है जो आज के दिन के लिए आपके साथ किराया शेयर करेगा। लड़के ने सलाम किया। सायरा ने जवाब देने के बाद खिड़की से बाहर देखना शुरू कर दिया। सड़क पर गाड़ियों का इज़्दिहाम था। जिंदगी बहुत तेज़ रफ्तारी से आगे बढ़ रही थी। किसी के पास भी दूसरे को देने के लिए वक्त नहीं था। अफरा तफरी का आलम था। सायरा के पास खुद भी वक्त की कमी थी। वो सुबह 9 बजे एनजीओ जाती थी तो फिर वापसी 5 बजे होती। 5 से 8 बजे के दरमियान वो फ्लैट की सफाई और दीगर काम करती। रात का खाना बनाने के बाद टीवी पर वो अपनी पसंद का कोई प्रोग्राम देखकर 10 बजे के करीब बेडरूम में आ जाती, क्योंकि सुबह 7 बजे तक इसे सोकर उठना होता था। नाश्ता बनाने और फिर से तैयार होने के दौरान 8:30 बज जाया करते। 9 बजे टैक्सी वाला घर के सामने लगे दरख्त के नीचे आ जाता था। इसकी इसी लगी बंदी में किसी को देने के लिए वक्त ही नहीं था। कुरैशी साहब के साथ मामला तय हुए 1 माह हो गया था, लेकिन इस दौरान इनकी सिर्फ एक आधी मुलाकात हुई थी, वो भी सिर्फ आधे घंटे के लिए कैफे हाउस में। कुरैशी साहब ने मुख्तसर गुफ्तगू के दौरान इसके मुतालिक बहुत कम पूछा, लेकिन जो भी पूछा इसका ताल्लुक इसके दोस्तों और करीबी हमसाइयों में से था। सायरा सोच में पड़ गई। वह शक्की मिजाज इंसान थे, तमाम इसने अपने आप को मुतमईन कर दिया। शक और मोहब्बत का आपस में गहरा ताल्लुक होता है। इंसान शक इसी पर करता है जिससे टूट कर मोहब्बत करता है, और अगर शक ना हो तो फिर रिश्ते के दरमियान मोहब्बत पनप ही नहीं सकती। लेकिन ऐसे अफराद बाज़ औक़ात ज़िंदगी को जहन्नम बनाने का बायस बन जाते हैं। इनसे ताल्लुक के दौरान फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ता है। कुरैशी साहब ने दौरान मुलाकात इससे जो चंद सवाल पूछे थे, इनमें से ज़्यादातर का ताल्लुक इसके दोस्तों से था। सायरा दोस्ती करने में हमेशा सुस्त थी। स्कूल और कॉलेज के दौर में भी इसकी कोई सहेली नहीं थी, और अब तो इसके पास इन फजूलियात के लिए वक्त ही नहीं था। एनजीओ में चंद ऐसे लड़के थे जिनके साथ इसे बहालत मजबूरी काम करना होता था। इनके नाम काशिफ, मुनीर और जावेद थे। महीने के 15 दिन इन तीनों को एनजीओ की गाड़ी में स्कूलों का विजिट करना होता। इस दौरान गाड़ी लंबा सफर तय करके शहरी, गांव और देहात के इलाकों तक भी जाती थी।
ताहम वो रात होने से कबल वापस आ जाते। इन लड़कों में काशिफ इसकी ज़ात में दिलचस्पी रखता था। मुनीर और जावेद की शादी हो चुकी थी। काशिफ पढ़ा लिखा और सुलझा इंसान था, लेकिन बेपरवाही का ये आलम था कि इसके कपड़े हमेशा इस्त्री के बगैर होते और बूटों पर मिट्टी की तह जमी होती। वो सिगरेट नोशी बेतहाशा करता था, इसलिए इसके दांत पीले थे। अगर ये हामिया में ना होती तो सायरा शायद इससे शादी कर लेती। इसने कुरैशी साहब को खुलकर काशिफ के मतलब बता दिया, क्योंकि इसका ख्याल था कि शक्की मिजाज अफराद के दिलो दिमाग में अगर कोई गलत फहमी का बीज पैदा हो जाए तो इसे तनावर दरख्त बनने से कोई नहीं रोक सकता, और वो इस गलत फहमी के दौरान बहुत सी जिंदगी को मुतासिर कर सकता है। काशिफ के मतलब सुनने के बाद कुरैशी साहब सोच में पड़ गए। सायरा ने इनकी दिमागी कैफियत का अंदाजा लगाते हुए बताया, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। चंद दिन कबल इसके घर वालों ने इसका रिश्ता तय कर दिया है। इसे लड़की पसंद नहीं, लेकिन माँ बाप के सामने वो इनकार नहीं कर सकता। वो शादी के बाद अपनी बीवी के हमरा बैरून मुल्क चला जाएगा। इसकी बीवी का ताल्लुक वहीं से है। कुरैशी साहब मुतमईन हो गए और सायरा सोचने लगी, अपने घर को बनाने के लिए तमाम कुर्बानियां लड़कियों को ही क्यों देना पड़ती हैं। इसने एक दफा भी कुरैशी साहब से ये नहीं पूछा कि इनकी जिंदगी में कोई लड़की है या नहीं, और अगर है तो इसके ताल्लुकात कुरैशी साहब के साथ किस नौयत के हैं, या फिर ये कि उन्होंने अब तक शादी क्यों नहीं की। बहरहाल मुलाकात का जल्दी अख्ताम हो गया, इस वादे के साथ कि अगली मुलाकात दौरान शादी की तारीख का तयन तय कर दिया जाएगा। एनजीओ के डायरेक्टर मलक साहब ने सायरा को बता दिया था कि कुरैशी साहब नहायत शरीफ और तन्हाई पसंद आदमी है। इनका किसी के साथ ज्यादा मिलना जुलना नहीं। 2-3 दफा उन्होंने शादी करने की कोशिश की, लेकिन फिर वजह बताए बगैर इनकार कर दिया। सायरा को अंदाजा लगाने में मुश्किल ना पेश आई कि इनकार की बजाय इनकी शक की आदत रही होगी। उन्होंने हस्ब आदत इन रिश्तों के मुतालिक मालूमात करवाई होंगी, और कोई भी ऐसी बात जिसका ताल्लुक इनके शक से रहा होगा, इसे वजह बनाकर उन्होंने इनकार कर दिया होगा। अब अगर सायरा को रिश्ता इस्तवार रखना था, फिर बहुत एहतियात के साथ और सोच समझ कर कदम उठाना था। इसलिए इसने दोबारा मुलाकात की कोशिश नहीं की। ताहम इसके बावजूद 20 से गलती सरजद हो चुकी थी। टैक्सी में इसका हम सफ़र साथी इंतहाई वजीह और खूबसूरत शख्सियत का मालिक था। वह स्याह पैंट और सफ़ेद शर्ट में मलबूस था। पैंट की बेल्ट और पाँव में पहने हुए जूते ब्राउन रंग के थे। एनजीओ में काम करने वाला मुनीर सबको बताता था कि पैंट और शर्ट जिस रंग की भी हो, लेकिन टाई, बेल्ट और जूते एक ही रंग के होना जरूरी है। लड़के ने टाई नहीं लगाई थी, ताहम बेल्ट और जूते एक ही रंग के थे। ये इसकी खुश लिबासी का मजहर थे। इसके हाथ में कीमती मोबाइल था। इसमें इश्तिहारात पढ़ने में मशगूल था। कुछ देर बाद इसने मोबाइल फ़ोन बंद कर दिया और अपने कंधे पर लटके हुए बैग में से डॉक्यूमेंट्स निकालकर इनका मुआयना करने लगा। फिर सायरा से मुखातिब होते हुए बोला, आज मेरा इंटरव्यू है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरी सिलेक्शन होगी। दिल को मुतमईन करने के लिए वहाँ जा रहा हूँ, क्योंकि इसके बगैर कोई चाराकार नहीं। सायरा ने जवाब नहीं दिया और सोचने लगी, इसका पहनावा तो बहुत आला है, फिर इसे किराया शेयर करने की क्या ज़रूरत है। लड़के ने इसकी दिमागी कैफियत का जायज़ा लेते हुए बताया, ये कपड़े मैंने हमसाये से मुस्तआर लिए हैं ताकि इंटरव्यू दे सकूँ। मेडिकल टाइप की नौकरी के लिए पैंट, टाई और शर्ट का होना ज़रूरी ख्याल किया जाता है। कितनी हैरत की बात है, हम भी अब अंग्रेज़ों के गुलाम हैं। इनके जैसे कपड़े पहनकर फौज महसूस करते हैं। हमें ये मालूम नहीं कि गले में लटकाई टाई को वो सलीब के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और हम इसे फैशन समझते हैं। सायरा की आंखें हैरत के मारे खुल गई। इसे टाई के पीछे छुपी हुई हकीकत के मुतालिक मालूम नहीं था। ताहम इसने अभी बातचीत करने से गुरेज किया। लड़का कुछ बातूनी तबीयत का मालिक था, वो फिर हम गुलाम हुआ। इंटरव्यू के दौरान इस लिबास की अहमियत को मद्देनजर रखते हुए कुछ नंबर इसके साथ मुहदस कर दिए गए। अब अगर मैं शलवार कमीज में इंटरव्यू देने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन जाऊं तो यकीन नाअहल करा दिया जा सकता हूं, क्योंकि खुश लिबास होना बहुत से ऐबों की पर्दापोशी कर देता है। सायरा डिस्ट्रीब्यूशन के तज़किरे पर चौंक उठी। कुरैशी साहब जिस डिस्ट्रीब्यूशन के मालिक थे वो भी तो इसी इलाके में थी। वो नाम से नावाकिफ थी, इसलिए इसे मालूम नहीं था कि लड़का जहाँ इंटरव्यू देने के लिए जा रहा है इस डिस्ट्रीब्यूशन का ताल्लुक कुरैशी साहब से था या नहीं। लेकिन इसे मालूम करने की जरूरत भी नहीं थी। वो जितना भी इससे बातचीत करने से एतराज़ करती, इतना ही इसके हक में बेहतर रहा। लड़के और लड़कियों के दरमियान जितना भी फासला हो वो कम है। काम के दौरान मजबूरी अलहदा बात है, लेकिन आम हालात में हर लड़का और लड़की को फासले का ख्याल रखना चाहिए। इसने दिल में तहैया कर लिया कि वो अगले दिन ड्राइवर को किराया शेयर करने के लिए कस्टमर की तलाश से मना कर देगी। हाँ, अगर कोई लड़की या औरत किराया शेयर करना चाहे तो इसे इतराज़ नहीं। लड़का बैग अपनी गोद में रखकर आहिस्ता आहिस्ता कुछ गुनगुना रहा था। फिर ड्राइवर से मुखातिब होते हुए बोला, यार कोई म्यूजिक ही लगा दो, डिप्रेशन कम हो जाए। मुझे इंटरव्यू से पहले बहुत होता है, ना जाने कब क्या हो जाए। सायरा सोचने लगी। इसने अंग्रेज़ों की गुलामी के मुतालिक जो लेक्चर चंद लम्हे पहले दिया था वो इसकी नफ़ी कर रहा था। इसकी गुफ्तगू के दौरान कितने ही अंग्रेज़ी के अल्फाज थे जिन्हें वो नहायत रग़बत के साथ हलक के नीचे उतार रहा था। ताहम अब भी सायरा ने ज़ुबान नहीं खोली। ड्राइवर ने टेप ऑन कर दिया। शुक्र है गाना गैर मुल्की नहीं था। लड़के ने इस पर सर थर्राना शुरू कर दिया और सायरा खिड़की से बाहर देखने लगी। गाड़ी मज़ाफ़ात के किसी इलाके से गुजर रही थी। ट्रैफिक कम हो गया, अभी 15 मिनट का सफ़र बाकी था। कितनी हैरत की बात थी, वो लड़का इतनी दूर इंटरव्यू देने जा रहा था। अगर मुंतहिब हो जाता तो डिस्ट्रीब्यूशन में आना जाना कैसे करता। ऑनलाइन सर्विसेज के दौरान इसकी आधी तरह लग सकती थी। और जहाँ तक इसे मालूम था, मेडिकल एडवर्टीजमेंट के दौरान नौकरी डॉक्टर्स को विजिट करना होता है
और इसके लिए मोटरसाइकिल का होना जरूरी था। इसे अपने ऊपर गुस्सा आने लगा। वो लड़के के मुतालिक इतना क्यों सोच रही थी? अगर कुरैशी साहब को मालूम हो जाता तो और रिश्तों की तरह इसे भी हैराबाद कह देते। लड़का आंखें बंद किए सीट के साथ सर टिकाए गाना गुनगुना रहा था। वो सोचने लगी, किसी गैर मर्द के साथ यूं सफर करना अच्छी बात नहीं, लेकिन इसे मालूम नहीं था कि इसके साथ किराया शेयर करने वाला नौजवान लड़का भी हो सकता है। इसका ख्याल था कि कस्टमर बूढ़ा मर्द या फिर औरत होगी। अगर इसकी हम उम्र कोई लड़की होती तो सफर बहुत अच्छा गुजरता। अब कुरैशी साहब को अगर मालूम हो जाता कि इसने अपने हम उम्र लड़के के साथ टैक्सी में अकेले घंटे भर का सफर किया है तो रिश्ता टूट भी सकता था। जब इनसे बातचीत हुई थी तो इसे ऐसा लगा कि जैसे कुरैशी साहब ने बहुत से मर्दों को इसके पीछे मालूमात के लिए लगा दिया हो। ये इसका वहम था जो रोज बरोज तकवीयत पकड़ता जा रहा था। टैक्सी झटके के साथ रुक गई और सारा दरवाजा खोलकर बाहर निकले। इसने मोहतात नजरों से इर्द गिर्द देखा। खुली सड़क पर ट्रैफिक न होने के बराबर था। लोगों की तादाद बहुत कम थी जो वहां मौजूद थे। इन पर जासूस होने का गुमान नहीं किया जा सकता था। सायरा ने बैग खोला और किराया देने के बाद तेज कदमों से चलती हुई सड़क क्रॉस करके गली में आ गई। एनजीओ की इमारत वसी और इस कोठी पर मुश्तमिल थी जिसके गेट पर सिक्योरिटी एहलकार मुतय्यन थे। हाल ही में कोठी को खरीद कर एनजीओ के लिए मुहद्दस किया गया था, वरना इससे पहले एनजीओ का ऑफिस शहर के दरमियान में था। इन दिनों सायरा को मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ता था। वो बस पकड़कर एनजीओ आ जाया करती, लेकिन अब वो बहुत तंग थी। अगर फ्लैट की किस्त ना देना होती तो वह कब की नौकरी को हैराबाद कह चुकी होती। इसे अपने पीछे लड़के के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। सायरा ने हड़बड़ाकर पीछे देखा। वो भागता हुआ इसकी जानिब आ रहा था। इसके चेहरे पर घबराहट के तासुरात थे। सायरा जहाँ थी वहीं रुक गई। वो इसके करीब आया और सांस दुरुस्त करते हुए बोला, मेरा मोबाइल टैक्सी में रह गया है। जब तक मुझे मालूम हुआ टैक्सी आगे जा चुकी थी। मैं तुम्हारे पीछे कभी ना आता, लेकिन तुम्हारे पास टैक्सी वाले का नंबर मौजूद है। प्लीज़ इसे फ़ोन करके मेरी बात करा दो। सारा शीशो पानी में बढ़ गई। इसे देर हो रही थी और लड़का इसकी जान छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। ताहम वो इनकार करके अपना मजीद वक्त ज़ाया नहीं करना चाहती, इसलिए इसने बैग में से मोबाइल निकाला और टैक्सी ड्राइवर का नंबर मिलाने के बाद मोबाइल लड़के के हाथ में पकड़ा दिया। लड़के ने बेचैनी के साथ मोबाइल फोन थमा और कान से लगाते हुए राब्ता होने का इंतजार करने लगा। जल्दी से दूसरी जानिब से टैक्सी ड्राइवर की आवाज़ सुनाई दी। चूंकि नंबर सायरा का था इसलिए वो मुहातिब भी सायरा से ही था। यस मैम, आपने फ़ोन क्यों किया? क्या कोई सामान टैक्सी के अंदर रह गया है? हाँ यार, ज़रा नज़र डालकर देखना पिछली सीट पर मेरा मोबाइल पड़ा है या नहीं, मुझसे जल्दी में वहाँ रह गया। दूसरी जानिब से खामोशी तारी हो गई। फिर ड्राइवर की आवाज़ सुनाई दी, जी हाँ मौजूद है, मैं कुछ देर में वापस दे जाऊँगा। लड़के ने परेशान लहजे में पूछा, कितनी देर में? मुझे इसकी ऐसी ज़रूरत है, तुम इसे छोड़कर वापस नहीं जा सकते। ड्राइवर की आवाज़ सुनाई दी, नहीं, मैं लोकेशन की जानिब जा रहा हूँ। आपके टैक्सी के नीचे उतरने के फ़ौरन बाद मुझे ऑफिस की जानिब से बुकिंग करने के लिए कह दिया गया है। मुझे वापस आने में देर लग जाए। लड़का परेशान हो गया। इसके इंटरव्यू का वक्त गुजरा जा रहा था और मोबाइल के बगैर वह डिस्ट्रीब्यूशन नहीं जाना चाहता था, लेकिन ड्राइवर अभी और इसी वक्त वापस करने के लिए तैयार नहीं था। इसकी मजबूरी भी काबिल कबूल थी। वो महकमे के सामने जवाब देता। लड़के ने मोबाइल फ़ोन बंद कर दिया और बेचारगी के आलम में सायरा को थमाते हुए बोला, मेरा ख्याल है मुझे इंटरव्यू मुलतवी कर देना चाहिए। मोबाइल 70,000 का है और पता नहीं ड्राइवर वापस लाता है या नहीं। अगर वो नहीं लाया तो मैं ऑफिस जाकर पता करूंगा। सायरा ने तरह अंगेज निगाहों से इसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम परेशान ना हो, वो मोबाइल लेकर फरार नहीं हो सकता। ऑफिस वालों के पास इसके कागजात मौजूद होंगे, तुम उनसे रब्ता कर लेना। मुझे चूंकि देर हो रही है इसलिए मैं तुम्हें बुकिंग ऑफिस का नंबर नहीं दे सकती। तुम सामने पार्क में बैठकर इसका इंतजार कर लो। अगर वो नहीं आया तो शाम को वापस जाते हुए मैं तुम्हें बुकिंग ऑफिस का नंबर दे दूंगी। लड़के ने सामने की जानिब देखा। वहाँ एक वसी और अरीज पार्क मौजूद था जहाँ लोग ना होने के बराबर थे। इसने इस बात में सर हिलाते हुए सायरा का शुक्रिया अदा किया और पार्क की जानिब बढ़ गया। सायरा एनजीओ में आगे। इस दिन ऑफिस में काम मामूल से ज़्यादा था और इसका काम में दिल नहीं लग रहा था। दिमाग लड़के वाले मामले में उलझ कर रह गया था। न जाने ड्राइवर ने मोबाइल वापस किया या नहीं। लंच ब्रेक तक इसने कोई काम नहीं किया, लेकिन ब्रेक खत्म होने के बाद इसने तमाम काम निपटा लिया। इस दौरान काशिफ ने आगे पीछे रहने की कोशिश की और काफ़ी हद तक काम संभालने में इसकी मदद भी की। सायरा को इसकी जरूरत नहीं, लेकिन वो इसे छोड़ने के लिए आमादा नहीं था। वो इतना बुरा भी नहीं था, शक्ल सूरत के लिहाज से अच्छा खासा था। एनजीओ में काम करने के दौरान इसने सायरा को तमाम काम सिखाया था। इन दिनों एनजीओ का ऑफिस शहर के दरमियान में था, इसलिए वो एक दो दफ़ा इसके घर भी गई थी। इसकी माँ सायरा को बहुत पसंद करती। इनके दरमियान कुछ बातचीत भी हुई और काशिफ ने इसे सोने की अंगूठी भी पहना दी। वो अंगूठी इस वक्त भी इसके पर्स में मौजूद थी। बातचीत खत्म होने के बाद काशिफ ने अंगूठी लेने से इनकार कर दिया। इसके बाद अक्सर औकात इनकी मोबाइल फ़ोन पर बातचीत होती रहती जो सरासर एनजीओ से मुतलिक होती। 5 बजे के करीब वो फारिग होकर बाहर आ गई। पार्क एनजीओ की इमारत से ज़्यादा दूर नहीं था। जब वो वहाँ पहुँची तो इसने लड़के को बेंच पर बैठे हो पाया। वो बहुत बेजार दिखाई दे रहा था। सायरा को अंदाजा होगा कि टैक्सी ड्राइवर नहीं आया, इसे इतनी देर में आ जाना चाहिए। 6-7 घंटे गुजर चुके थे। लड़का इतनी देर इंतजार कर रहा था। वो इसके करीब आई और मुहातिब होते हुए बोली, क्या वो नहीं आया? मेरा ख्याल है इसे कोई सवारी मिल गई होगी। लड़का बेजार लहजे में बोला, वो सवारी छोड़कर मेरे पास आ सकता था। अगर मेरे पास मोबाइल होता तो इसे मज़ा चखा देता। सायरा ने हैंड बैग से मोबाइल निकाला और इसे थमाते हुए बोली,
तो फिर मिलाओ उसका नंबर और पूछो इससे कि वो अब तक वापस क्यों नहीं आया। लड़के ने मोबाइल हाथ में लिया और नंबर मिलाकर इंतजार करने लगा। बेल जा रही थी लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। 2-3 दफा टैक्सी ड्राइवर का नंबर मिलाने के बाद लड़के ने अपने मोबाइल फोन का नंबर मिलाया, वो बंद था। जबकि सुबह जब इसने मोबाइल टैक्सी में छोड़ा था तो वो ऑन था। इसका मतलब था कि ड्राइवर ने साफ कर दिया। लड़के ने मोबाइल सायरा को वापस देते हुए बताया, तुम्हारे जाने के बाद जब मैंने अपनी जेब में हाथ डाला तो इंकशाफ हुआ है कि मोबाइल के साथ रकम से भरा हुआ बटवा भी टैक्सी में रह गया है। मेरे लिए आज का दिन अच्छा साबित नहीं हुआ। सायरा को इस पर तरस आ गया और इसने बुकिंग ऑफिस का नंबर मिलाया। जल्द ही राब्ता हो गया। इसे ड्राइवर का नाम मालूम था। वो रोजाना इसे लोकेशन पर लेने के लिए आता था, इसलिए इसे ज्यादा दिमाग सोजी ना करना पड़ी। और क्लर्क ने इसे यकीन दिलाते हुए कहा कि वो जल्द अज जल्द ड्राइवर से राब्ता करने के बाद इसे बताएगा कि दर हकीकत मामला क्या है और ये कि इसे कोई भी बुकिंग मतलूबा ड्राइवर के लिए मसूल नहीं हुई, इसलिए इसे मोबाइल वापस करने के लिए अब तक पहुंच जाना चाहिए। सायरा ने जल्द अज जल्द राब्ता करने की तंबीह करते हुए मोबाइल फोन बंद कर दिया और लड़के की जानिब देखते हुए बोली, या तो तुम्हारा मोबाइल हथिया लिया गया है या फिर ड्राइवर किसी काम से शहर से बाहर चला गया है। वो मोबाइल हथियाने के बाद नौकरी को हैराबाद नहीं कह सकता। इसे लाजमी बुकिंग ऑफिस वालों से राब्ता करना होगा। सायरा इसके करीब बेंच पर बैठ गई। इसने हैंडबैग से लंच बॉक्स निकाला और लड़के के सामने रखते हुए बोली, तुमने शायद कुछ भी नहीं खाया, इसमें 2 चिकन सैंडविच खा लो। लड़के ने इनकार में सारी लाया, मुझे भूख नहीं है, मैं दोपहर को खाना नहीं खाता, अगर तुम्हारे पास पानी है तो मुझे दे दो। हल खुश हो रहा है। सायरा ने मिनरल वाटर की बोतल हैंडबैग से निकालकर इसके सामने रख दी। वो एक ही घूंट में पी गया, फिर शर्मिंदा से लहजे में बोला, मैंने तुम्हें बहुत तंग किया है, लेकिन यकीन जानो मैं बहुत परेशान हूँ। इंटरव्यू भी नहीं हुआ और सेकंड टाइम की क्लासें भी रह गई, अब कल ना जाने क्या होगा। सायरा ने पूछा, हालांकि तुम्हारे कपड़े मुस्तार लिए हुए हैं लेकिन कीमती हैं, मोबाइल भी 70,000 का है, तुम्हें नौकरी की भला क्या जरूरत। दरअसल मेरे वालिद साहब गवर्नमेंट मुलाजमत करते हैं। इसने बताया, तनख्वाह भी अच्छी खासी है लेकिन जल्द ही वो रिटायर होने वाले हैं। मेरे अलावा मेरी 2 बहनें भी हैं, इनकी शादियां करवानी हैं। इसके अलावा बहुत सी जिम्मेदारियां और भी हैं जो वालिद साहब की रिटायरमेंट के बाद मेरे कांधों पर मुंतकिल होने वाली हैं और इन जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए नौकरी का होना बहुत ज़रूरी है। सायरा ने पूछा, NGO में काम करोगे? तनख्वाह पुरकशिश है और मजीद मराहत भी हैं, मैं वहीं काम करती हूँ। मेरे ख्याल में मेडिकल एडवर्टीजमेंट की नौकरी से तो बहरहाल बेहतर ही है। लड़के ने पुरतजस्सुस लहजे में पूछा, मुझे NGO में काम करने का तजर्बा नहीं और ये भी मालूम नहीं कि वहाँ पैकेज क्या दिया जाता है, कहीं मेरी वजह से तुम्हें शर्मिंदगी न उठानी पड़े। सायरा ने मुस्कुराते हुए बताया, काम ज्यादा मुश्किल नहीं है, वो मैं तुम्हें सिखा दूंगी और तनहा पोस्ट पर मुनहसर है जो तुम्हारी काबिलियत को मद्देनजर रखते हुए दी जाएगी। इसके मुतालिक कबल अज़ वक्त मैं नहीं बता सकती। काम फील्ड वर्क और ऑफिस वर्क दोनों से मुतालिक है, लेकिन अमूमन शाम तक वापसी हो जाती है। मेरे ख्याल में तुम बआसानी सब कुछ कर लोगे। लड़का मुस्कुराते हुए बोला, तो फिर मैं तैयार हूँ और मुझे यकीन है कि तुम्हारे साथ रहते हुए मैं जल्द ही सब कुछ सीख जाऊँगा, लेकिन तनहा अच्छी होनी चाहिए। मैं कोशिश करूँगी कि तुम्हें 50,000 से ऊपर ही मिले। NGO के डायरेक्टर के साथ मेरी अच्छी हासिल सलाम दुआ है। मेडिकल एडवर्टीजमेंट की नौकरी में शायद तुम्हें इतनी तनहा ना मिले। लड़के ने तंजिया लहजे में बताया, अच्छी कंपनियां 60,000 से भी ऊपर देती हैं, ताहम मुझे काम पसंद नहीं। डॉक्टरों को मिन्नत समाजित करना और प्रोडक्ट चलाने के लिए सौदेबाजी करना मेरी फितरत के खिलाफ है। तुमने सैंडविच नहीं खाया। सायरा ने मौजू बदलने के लिए कहा, मैंने घर में बनाए हैं वरना ज़ाया हो जाएंगे। लड़का मुस्कुराते हुए बोला, यानी डस्टबिन में फेंकने से बेहतर है। ठीक है, मैं खा लेता हूँ। रिस्क को ज़ाया करना मुझे भी पसंद नहीं। इसने सैंडविच उठाया और खाना शुरू कर दिया। बहुत ही लजीज था, इसलिए इसने जल्द ही खत्म कर दिया और तारीफी लहजे में बोला, ये तो बहुत ही लजीज है, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुमने खुद बनाया, किसी स्पेशल बेकरी के मालूम होते हैं। सायरा ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि मोबाइल फोन की घंटी बज उठी। स्क्रीन पर टैक्सी ड्राइवर का नंबर मौजूद था। इसने मोबाइल लड़के के हाथों में थमाया। लड़के ने कॉल रिसीव की और गुस्सीले लहजे में बोला, कहाँ हो तुम? तुम्हारी वजह से मेरा सारा दिन बर्बाद हो गया और तुमने मोबाइल फोन क्यों ऑफ कर दिया? ड्राइवर की आवाज़ सुनाई दी, जनाब मैं शहर से बाहर चला गया था और चौंके टैक्सी में सवारी मौजूद थी, इसलिए मैंने मोबाइल फोन ऑफ कर दिया। आपकी अमानत मेरे पास महफूज है, आप इसी लोकेशन पर आ जाइए जहाँ सुबह मैंने आपको उतारा था। लड़के ने राब्ता मुनक़ता कर दिया और मोबाइल वापस सायरा के हाथों में थमाते हुए कहा, वो लोकेशन पर आ गया है, मुझे पूरा यकीन है कि वो शहर से बाहर नहीं गया। ये सब इसने पेट्रोल बचाने के लिए किया है। इसे शाम को तुम्हें वापस ले जाना था, वो इसी वक्त मुझे मोबाइल फोन वापस दे सकता था। सायरा बेंच छोड़कर खड़ी हो गई और मुस्कुराते हुए बोली, शुक्र करो वापस आ गया, अगर ना आता तो तुम उसका क्या बिगाड़ लेते। इस सूरत में मुझे बुकिंग ऑफिस जाना पड़ता, कुछ ख्वारी होती था, मोबाइल मिल जाता। मेरा मसला ये है कि पर्स भी टैक्सी में ही रह गया। सायरा बोली, तब तो तुम्हें और भी मुश्किल का सामना करना पड़ता, तुम बगैर रकम के वहाँ कैसे जाते? तुमसे उधार लेकर? लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने इसके मुतालिक पहले ही सोच लिया था, तुम्हारे अलावा मेरी और कौन मदद कर सकता था, और अगर मेरे पास रकम ना होती तो फिर क्या करते? लड़के ने इसके सरापा का तनकीदी निगाहों से जायजा लेते हुए कहा, तुम खाते पीते घराने की दिखाई देती हो, इतनी रकम तो तुम्हारे पास जरूर होनी चाहिए कि मैं बुकिंग ऑफिस तक जा सकता। वो दोनों इसी दौरान हरामा चलते हुए लोकेशन तक पहुंच गए। टैक्सी ड्राइवर इन दोनों का मंजिल था। वो टैक्सी में बैठ गया। ड्राइवर ने मदद करते हुए मोबाइल फोन और बटवा लड़के के हवाले कर दिया। लड़के ने बटवा खोल कर नकदी चेक की, वो पूरी थी, मोबाइल फोन भी ठीक ठाक था। ड्राइवर ने टैक्सी आगे बढ़ा दी। लड़के ने सायरा से मुखातिब होते हुए कहा, अगर मुझे तुमसे रब्ता करना हो तो मैं कैसे करूँ? मुझे ना ही तुम्हारा नाम मालूम है, ना ही मोबाइल फोन नंबर, तुम्हारी NGO से भी ना वाकिफ हूँ। सायरा बोली, अगर तुम काम करने के लिए संजीदा हो तो जिस पार्क में बैठे हैं इस पार्क के बाहर D11 तलाश कर लेना, मैं परसों तुम्हारा इंतजार करूंगी, और हाँ मुझे अपना नाम बता दो।
हसन तारिक, लड़के ने बताया, लेकिन मेरे ख्याल में मेरे मोबाइल में तुम्हारा नंबर आ जाना चाहिए। मैंने कॉल की थी, मैं चेक करता हूँ। सारा कुछ परेशान सी होगी, वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। अगर कुरैशी साहब को मालूम हो जाता तो क़यामत भी आ सकती थी। हसन ने मोबाइल फ़ोन ऑन किया और नंबर तलाश करने लगा। फिर मायूसी सर हिलाते हुए बोला, यहाँ नंबर नहीं है, मुझे इसके बगैर ही गुजारा करना होगा, लेकिन अगर तुम कहती हो तो मैं अपना नंबर तुम्हें दे देता हूँ, तुम मुझे कॉल कर लेना। सायरा ने इनकार में सर हिला दिया, नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं। मैंने तुम्हें कहा है ना, परसों तुम D11 आ जाना, मैं तुम्हें डायरेक्टर से मिलवा दूंगी, बाकी वही होगा जो वो चाहेंगे। हसन चुप हो गया। कुछ देर बाद टैक्सी ड्राइवर इन दोनों को लोकेशन पर उतार चुका था और हसन सायरा का शुक्रिया अदा करने के बाद सड़क अबूर करके दूसरी जानब चला गया। सायरा अपने फ्लैट में आ गई। वो बहुत थक चुकी थी, इसका खाना बनाने का मूड नहीं था, इसलिए इसने ऑनलाइन ऑर्डर दे दिया और टीवी लगाकर अपना पसंदीदा प्रोग्राम देखने में मशगूल हो गई। कुरैशी साहब अपने वसी और अरीज ऑफिस में कंप्यूटर के सामने बैठे हुए थे। वो स्याह रंग के 3 पीस सूट में मलबूस थे। इनके घने बालों में सफ़ेदी की चमक थी जिसने इनकी शख्सियत को बावकार बना दिया था। आंखों पर नफीस शीशों वाली ऐनक और जिस्म दुबला पतला था। वो अपनी उम्र से बहुत कम दिखाई देते थे। चंद महीनों के दौरान वो 2 रिश्तों को आगे पीछे मुस्तरद कर चुके थे क्योंकि दोनों औरतों ने इनके साथ गलत बयानी की थी। पहली शादीशुदा थी और उसे तलाक हुई थी। वो नहायत खूबसूरत और पढ़ी लिखी थी। कुरैशी साहब को पहली नज़र में वो भाग गई, ताहम वो मालूमात लिए बगैर बातचीत को आगे नहीं बढ़ाना चाहते थे और मालूमात के लिए उन्होंने एक जासूस की खिदमत हासिल की। वो हकीकत में जासूस नहीं था, नौकरी ना मिलने की वजह से माकूल मुआवजा लेने के लिए बहुत से काम कर दिया करता। फिर इसने मियाँ बीवी की जासूसी का इदारा दर पर्दा खोल लिया। चूंकि ऐसे इदारे का मुल्क में कोई सफर नहीं, इसलिए वो छुप कर काम करता था। कुरैशी साहब, जिनका नाम अहमद कुरैशी था, इसे मुतअद्दिद बार मालूमात के लिए हायर कर चुके थे। मतलूबा रिश्ते के मुतालिक उन्होंने जासूस को फ़ोन किया। इसका नाम हसन तारिक था। उन्होंने इसे पेशगी मुआवजा देने के बाद मालूमात हासिल करने के लिए कहा। हसन ने सिर्फ 15 दिन के अंदर इन्हें बता दिया कि मतलूबा औरत न सिर्फ तलाक याफ्ता है बल्कि अपने शोहर से मुलाकातें भी करती है। मालूमात मुसद्दिका थी। कुरैशी साहब ने जब औरत से पूछा तो राज अफशा हो जाने की वजह से बरहम हो गई और इन्हें लानत मलामत करने के बाद कोठी से बाहर निकाल दिया। दूसरे रिश्ते में औरत अपने बचपन के महबूब से छुप छुप कर मिलती थी। इसका महबूब शादीशुदा था और अपनी बीवी से डरता था, इसलिए इससे शादी नहीं करना चाह रहा था और ये मुलाकातें कमोबेश 8 साल से नहायत कामयाबी से होटल शीश महल के कमरा नंबर 95 में हो रही थी। इसलिए कुरैशी साहब ने रिश्ते से इनकार कर दिया। सारा ना सिर्फ खूबसूरत थी बल्कि बावकार और संजीदा तबीयत की भी मालिक थी। वो कितनी शरीफ और बावफा थी इसके मुतालिक हसन ने मालूमात करना थी, लेकिन कुरैशी साहब इसकी शख्सियत के सैर में खो कर रह गए। इन्हें इतना मुतासर किसी और रिश्ते ने नहीं किया और ये भी हकीकत थी कि वो अब थक चुके थे। इनकी उम्र में इजाफा हो रहा था। इन्हें यकीन था कि अगले चंद सालों के दौरान ही इन्हें तलाक याफ्ता या फिर बेवा औरतों के रिश्ते ही मिलते। इसलिए उन्होंने हसन को फ़ोन किया और किसी भी वक्त मालूमात की रिपोर्ट देने के लिए इनके ऑफिस में वो आने वाला था। दरअसल सोच समझ कर कदम उठाना कुरैशी साहब की फितरत में शामिल था। वो नहीं चाहते थे कि बेपरवाही की सूरत में किए जाने वाले फैसले के बाद इन्हें पछतावा करना पड़े। तहाँ अब तक उन्होंने जो भी कदम उठाया था इसके बाद इन्हें कामयाबी हासिल हुई थी। MSc करने के बाद वो मेडिकल रैप लग गए और कुछ रकम जमा करने के बाद उन्होंने चंद कंपनियां प्रमोशन पर ले ली। इन कंपनियों से इन्हें अच्छी खासी आमदनी मिली। 2 सालों के बाद उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन खोल ली। अब इनके पास गाड़ी, बंगला, पुरकशिश बैंक बैलेंस मौजूद था, लेकिन अज़वाजी ज़िंदगी का ख्वाब पाया तकमील तक ना पहुंच सका। सायरा के मतलब ना जाने क्यों इन्हें यकीन था कि वो आम लड़कियों से मुख्तलिफ होगी और शायद वहाँ बात बन जाए। 11 बजे कमरे का दरवाज़ा खोलकर हसन अंदर दाखिल हुआ। वो स्याह पैंट शर्ट में मलबूस था। इसकी खूबसूरत पर्सनालिटी काबिल रश्क थी। इन चंद सालों के दौरान इसने बहुत तरक्की की थी। आज इसके मुस्तकिल कस्टमर की तादाद बेशुमार थी। सिर्फ 5 साल के मुख्तसर अरसे के दौरान हसन ने ना सिर्फ अपना फ्लैट खरीद लिया था बल्कि महंगी तरीन गाड़ी का भी मालिक बन गया था। कुरैशी साहब इसे बहुत पसंद करते थे। उन्होंने मुतअद्दिद बार इसे डिस्ट्रीब्यूशन में काम करने की ऑफर भी की थी, लेकिन इसने इनकार कर दिया था। वो आज़ादी से काम करना चाहता था और डिस्ट्रीब्यूशन में काम के दौरान इसे कंपनी के डायरेक्टर के सामने जवाबदेह होना पड़ता, इसलिए वो अपना काम छोड़ना नहीं चाहता था। हसन के कमरे में दाखिल होने के बाद कुरैशी साहब ने इसे बैठने के लिए कहा और रस्मी बातचीत के बाद सायरा से मुतल्लिक पूछा। हसन ने बताया, मैं तमाम दिन इसके पीछे रहा। वो करैक्टर के लिहाज से मुझे शरीफ और अच्छी तबीयत की दिखाई देती है, ताहम कबल अज़ वक्त हतमी तौर पर कुछ नहीं कह सकता। वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता खुल रही है। कुरैशी साहब झंझलाए हुए लहजे में बोले, मैंने तुमसे इसके किरदार के मुतालिक नहीं पूछा। मुझे इन मामलात की तफसील दरकार है जो तुमने तमाम दिन के दौरान हासिल की। इसका रवैया तुम्हारे साथ कैसा रहा? क्या वो तुम में दिलचस्पी ले रही थी या फिर पत्थर का बुत बने बैठी रही? सब कुछ तफसील के साथ बताओ। हसन ने बताया, आज सुबह मैंने इसके साथ टैक्सी शेयर की। इसके लिए मुझे ड्राइवर के ताउन की जरूरत पड़ी और आप जानते हैं कि किसी का ताउन रकम के बगैर हासिल नहीं किया जा सकता। मुझे 2000 रुपये इसकी खिदमत में नजराने के तौर पर पेश करना पड़े। वो फ़ौरन राजी हो गया। मैंने कहा कि वो सायरा को किराया शेयर करने की तरकीब दे ताकि मैं इसके साथ सफर कर सकूं। ड्राइवर ने चंद ही दिनों में से वादा कर लिया। आज सुबह मैं इसके साथ NGO तक गया। इसने ना सिर्फ मुझे अपने हाथ के बने हुए सैंडविच खिलाए बल्कि NGO में नौकरी दिलवाने का वादा भी किया। वो काफ़ी देर तक मेरे साथ पार्क में बैठी रही, ताहम इसने मेरी ज़ात में दिलचस्पी का इजहार नहीं किया और वापसी के वक्त टैक्सी से उतर कर मैं अपने फ्लैट पर आ गया।
कुरैशी साहब ने पूछा, अब आगे तुम्हारा क्या इरादा है? क्या तुम फोन पर इससे बातचीत करोगे या फिर टैक्सी में ही इससे मुलाकात करोगे? हसन इस बात में सर हिलाते हुए बोला, मेरा इरादा कल सुबह टैक्सी में बैठकर इसके साथ DL11 जाने का है। इस दौरान इसे मजीद खरीदने की कोशिश करूंगा। मेरी मालूमात के मुताबिक वो कुछ अर्सा कबल काशिफ में दिलचस्पी रखती रही है, लेकिन काशिफ पढ़ा लिखा और सुलझा हुआ होने के बावजूद लावाबाली तबीयत का मालिक है, जबकि सायरा नफीस तबीयत की खामोशतबा लड़की है। चंद दिन पहले ही इन दोनों के दरमियान ताल्लुक खत्म हुआ है। मेरे ख्याल में कोई ऐसी बात जरूर होगी जिसकी वजह से सायरा ने ना चाहते हुए भी इसे मुस्तरद किया। कुरैशी साहब ने पूछा, मसलन वो क्या वजह हो सकती है जिसने इन दोनों को ताल्लुक खत्म करने पर मजबूर किया? मुझे यकीन है तुमने मालूमात जरूर की होंगी। हसन ने इस बात में सर हिलाया, हाँ बिल्कुल, लेकिन अभी मालूमात अधूरी हैं और मेरे पास कोई हतमी सबूत भी नहीं मौजूद। 2 दिनों के बाद आपको तफसील बताऊंगा। अभी आपको सिर्फ अंदाजन बता देता हूँ। मेरे ख्याल में काशिफ रख रखाव का आदी नहीं, इसलिए इसके कपड़े सिलवटों से भरे हुए मैले कुछ जले होते हैं, जबकि सायरा रोजाना लिबास तब्दील करती है और लिबास साफ सुथरा होता है। मैंने काशिफ से सरसरी मुलाकात की है। इसके नाखून बड़े और मैल से भरे हुए थे और बेतहाशा सिगरेट नोशी भी करता है। एक लड़की होने के बावजूद सायरा के नाखून नफासत के साथ तराशे हुए और सिगरेट तो दूर की बात, वो चाय भी नहीं पीती। इसके बावजूद वो कुछ दिन काशिफ के साथ मुंसलिक रही, फिर अचानक ही बात खत्म होगी। कुरैशी साहब बोले, बहरहाल अच्छी तरह मालूमात हासिल करो, मेरे साथ मुकम्मल राब्ते में रहो, मैं मोबाइल पर तुम्हारा मुंतजिर हूँ। हसन ने इस बात में सर हिलाया और मुलाकात खत्म होगी। कुरैशी साहब अमूमन 7 बजे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करने के बाद कोठिया जाया करते। इस शाम महीने की आखिरी तारीख थी, इसलिए क्लोजिंग करने की वजह से काम ज़्यादा था। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करने के दौरान 9 बज गए और उन्होंने कोठी में कदम रखा तो 10 बज रहे थे। रास्ते में ट्रैफिक जाम था, इसलिए देर हो गई। वो कमरे में दाखिल हुए तो तन्हाई का दौर गालिब आने लगा। नौकर ने खाना खिलाने के मुतालिक पूछा तो उन्होंने इनकार कर दिया। फ्रेश होने के लिए बाथरूम में गए। इस दौरान मोबाइल फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर सायरा का नंबर था। वो रात को जल्द सोने की आदी थी, इस वक्त इसका फोन आने के समय से बाहर था। वो बाथरूम से निकलकर बेडरूम में आ गए। उन्होंने कॉल रिसीव की, सायरा की आवाज़ सुनाई दी। मैं आपको इस वक्त परेशान करने के लिए शर्मिंदा हूँ, लेकिन नींद नहीं आ रही थी और सार में बहुत दर्द था, इसलिए मैंने आपको कॉल कर दिया। आप मसरूफ तो नहीं है? नहीं, कुरैशी साहब ने जवाब दिया, अभी डिस्ट्रीब्यूशन फारिग होने के बाद आया हूँ, कपड़े तब्दील करने के बाद फ्रेश होने का इरादा था। अच्छा हुआ तुमने फ़ोन कर दिया। सायरा ने पूछा, आपने खाना खा लिया? नहीं, उन्होंने बताया, डिस्ट्रीब्यूशन में मीटिंग थी, इस दौरान चाय और सैंडविच खाए थे। सैंडविच से याद आया कि मैंने सुना है तुम बहुत अच्छे सैंडविच बनाती हो और ऑफिस भी हमरा लेकर जाती हो। सायरा की हैरत में डूबी हुई आवाज़ सुनाई दी। आपको कैसे मालूम हुआ? यकीन आपने मालूमात की होंगी, यह कुछ अच्छी बात नहीं। अगर आपको एतबार नहीं तो रिश्ते से इनकार फरमा दीजिए। कुरैशी साहब ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मालूमात करना मेरा हक है, मुझे पूरा यकीन है कि तुमने भी की होंगी। सायरा गुस्सीले लहजे में बोली, मेरे पास फजूल वक्त नहीं है। 5 बजे NGO से वापस आने के बाद मुझे में इतनी हिम्मत नहीं होती कि मैं खाना बना सकूँ। मुझे अमूमन बाहर से मंगवाना पड़ता है। मालूमात करना तो बहुत दूर की बात है। कुरैशी साहब इसकी झंझलाहट से महसूस होते हुए बोले, किराए के जासूस तुम्हारे फ्लैट के इर्द गिर्द ही मौजूद हैं, तुम इनसे रब्ता कर सकती हो, वो तुम्हें मेरे मुतालिक सब कुछ बता सकते हैं। मैंने अब तक शादी क्यों नहीं की और कितने रिश्तों को इनकार कर दिया है। मुझे नहीं मालूम कि मेरे फ्लैट के इर्द गिर्द कहीं जासूस भी रहते हैं, वरना मैं मालूमात ज़रूर करवाती, लेकिन मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। मेरे ख्याल में रिश्तों के दरमियान एतमाद का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और जहाँ एतमाद होता है वहाँ मालूमात करने के लिए जासूस की ज़रूरत नहीं पड़ती। कुरैशी साहब कहका लगाकर हंस पड़े। इस मुख्तसर सी बातचीत ने उनकी थकन को यकदम दूर कर दिया था और सायरा ने मज़ीद अच्छी लगने लगी थी। ऐसा पहली दफ़ा हुआ था, वरना अब तक उन्होंने जितने भी रिश्ते देखे थे, इन रिश्तों में इन्हें कोई हाथ लगाव पैदा नहीं हुआ था। सायरा की बातों में सदाकत और मासूमियत थी, इन्हें यकीन था कि वो बेवफा नहीं होगी। कुरैशी साहब बोले, मैं मजाक कर रहा था, तुम तो संजीदा होगी। बहरहाल ये बताओ फ़ोन क्यों किया? दूसरी जानिब 4 लम्हों के लिए खामोशी तारी होगी, फिर इसकी झिझकती हुई आवाज़ सुनाई दी, जैसे वो फैसला नहीं कर पा रही हो कि इससे बात करनी चाहिए या नहीं। पिछली मुलाकात में आपने मुझे बताया था कि आपके पास मेडिसिन की डिस्ट्रीब्यूशन है। मेरी सहेली के भाई को नौकरी की ऐसी ज़रूरत है, वो MSc कर चुका है और नौकरी की तलाश कर रहा है, आप इसे कंपनी में मुलाजमत दिलवा दीजिए। कुरैशी साहब चौंक गए। इन्हें मालूम था कि सायरा आदम बेजार किस्म की लड़की है, इसकी कोई सहेली नहीं, वो झूठ बोल रही है। हसन ने जनरल मालूमात के दौरान सब कुछ बता दिया था। ये मालूमात वो काम का आगाज़ करने से कबल इर्द गिर्द लोगों से करता था, जिसमें सरफहरिस्त रिश्तेदार और हमसाए थे। सायरा का कोई रिश्तेदार नहीं था और हमसायों का कहना था कि इसने स्कूल और कॉलेज के दिनों में भी किसी से दोस्ती नहीं की, वो बिल्कुल तनहा थी। कुरैशी साहब का खुशगवार मूड तबाह होकर रह गया और उसर लहजे में बोले, अपनी सहेली के भाई को कल मेरे पास भिजवा देना, डिस्ट्रीब्यूशन में वैकेंसी नहीं है, मैं कहीं और बंदोबस्त कर दूंगा, उसका नाम मुझे बता दो। हसन तारिक। सायरा की आवाज़ में बम गिरा, मेरे फ्लैट के करीब ही रहता है, मैं कल इसे क्वाइफ के साथ आपकी डिस्ट्रीब्यूशन भेज दूंगी। कुरैशी साहब ने सोचा तो हर कार बिल्ली थैले से बाहर आ गई। वो भी एक आम सी औरत साबित हुई थी, जिसका दिल पल भर में किसी और पर आ सकता था। इसके दिमाग में हसन अली की आवाज़ गूंजी, वो रोजाना कपड़े तब्दील करने की आदी है, यानी इसका दिल बहुत जल्द भर जाता है। वो हर फूल कर बैठकर किसी तितली की तरह रस चूसने की आदी है। इसे हसन से मिले हुए सिर्फ एक ही दिन हुआ था और उसकी मदद करने के लिए आमादा हो गई थी। कुरैशी साहब को सबसे बुरी बात यह लगी थी कि वो निहायत दीदा दलेरी के साथ झूठ बोल रही थी, यानी इसे हसन से दिली लगाव पैदा हो गया था। इसकी शख्सियत में कोई ऐसी बात थी जिसे देखकर लड़कियां इसकी जानिब खींची चली आती थी और वो अपनी शख्सियत के सहर को इस्तेमाल करके इनसे मुतल्लिका मालूमात उगलवा लेता था। ताहम कुरैशी साहब को मालूम था कि हसन करैक्टर के लिहाज से बहुत
मजबूत और काबिल एतमाद फितरत का हामिल था। इसे लड़कियों में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। सायरा अगर झूठ बोल रही थी तो वो यकीनन इसके सैर में मुतला हो चुकी थी। कुरैशी साहब के दिल में आया कि वो इसे सब कुछ साफ साफ बता दें कि जिसे वो अपनी सहेली का भाई कह रही है दर हकीकत इनके लिए काम करता है, लेकिन उन्होंने इरादा मुलतवी कर दिया। अभी ड्रामे की शुरुआत हुई थी, इसका क्लाइमैक्स बाकी था, इसलिए उन्होंने बेदिली के साथ यकीन दहानी करवाने के बाद मोबाइल फ़ोन बंद कर दिया और फ्रेश हुए बगैर लिबास तब्दील करने के बाद सोने के लिए लेट गए। इन्हें अब तक अपने इर्द गिर्द मफाद परस्ती, धोखेबाजी और नफरत के सिवा कुछ नहीं मिला था। जब इनकी उम्र सिर्फ 8 साल थी तब भी इनकी माँ ने एक रात चीखते चिल्लाते हुए इनके बाप को बताया था कि वो अपने क्लास फेलो को कॉलेज के दिनों से बहुत पसंद करती है। उन्होंने शादी सिर्फ माँ बाप की जिद से मजबूर होकर की थी और ये कि वो अब इनके साथ एक पल भी नहीं रहना चाहती। चंद दिन के लड़ाई झगड़े के बाद वो अपने माँ बाप के घर चलेंगे और साल भर तक उन्होंने खबर ना ली इनका इकलौता बेटा जिंदा भी है या नहीं। फिर एक साल गुजरने के बाद जब इनके माँ बाप के दरमियान तलाक हो गई तब कुरैशी साहब के दिल में इस वसवसे ने जन्म लिया कि कोई भी इन्हें बेदर्दी के साथ छोड़ सकता है। तहम इन्हें सायरा की समझ नहीं आ रही थी। वो काशिफ को छोड़ चुकी थी और कुरैशी साहब के साथ ताल्लुक कायम करने के लिए आमादा थी। ताम इसकी दिलचस्पी हसन में थी, लेकिन ये कोई गैर मामूली बात नहीं थी। कोई भी लड़की हसन की शख्सियत के सहर में मुबतला हो सकती थी, लेकिन इस हकीकत से भी इनकार नहीं था कि सायरा खूबसूरती में इसकी हम पल्ला थी। अगर वो संजीदा तबीयत की हामिल ना होती तो लड़कों की किसी भी महफिल में तबाही मचा सकती थी। इसकी संजीदा तबीयत से घुलने मिलने से रोक देती, इसलिए लड़के इसके करीब भी नहीं आते थे। लेकिन इसके बावजूद भी कुरैशी साहब देखना चाहते थे कि वो गिरगिट की तरह मजीद रंग कैसे तब्दील करती है, इसलिए वो इसके अगले रद्द-ए-अमल का इंतजार करने लगे। अगले दिन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ होने से कुछ देर पहले हसन ऑफिस में आया। इसके चेहरे पर मुस्कुराहट रक्स कर रही थी। कुर्सी पर बैठने के बाद इस्तहज़ाइया लहजे में बोला, मेरे ख्याल में इससे बढ़कर और कोई झूठ नहीं हो सकता कि वफा का वजूद इस दुनिया में मौजूद है और खासतौर पर खूबसूरत लड़कियों में। आप यकीन कीजिए, मुझे पहली मुलाकात के दौरान इसकी शख्सियत का तासुर कुछ और लगा था और अब कुछ और है। वो आवारा शख्सियत के मालिक नहीं है, ताहम इसका दिल किसी भी काम से बहुत जल्द भर जाता है। मेरा ये ख्याल अब भी हतमी नहीं है, मैं सिर्फ अपना अंदाज़ा बयान कर रहा हूँ। पिछली मुलाकात के दौरान मैंने आपको बताया था कि वो रोज़ाना कपड़े तब्दील करने की आदी है। इस फितरत को मलहूज़ हाथ रखते हुए माहौल को भी तब्दील करते रहना पसंद करती है। अब तक शायद इसकी ज़िंदगी में 3 मर्द आ चुके हैं, काशिफ, आप और शायद मैं। ताहम मैं अपने बारे में वसूख के साथ कुछ नहीं कह सकता, मामला अभी तक खुलकर सामने नहीं आया। कुरैशी साहब ने तवील सांस लिया। कल की मुलाकात के बाद सायरा के मुतल्लिक इनका अंदाज़ा भी यही था। इन्हें मालूम हो गया था कि हसन के मुतल्लिका मालूमात हतमी है, लेकिन वो इतनी जल्दी सायरा के मुतल्लिक कोई राय कायम नहीं करना चाहते। हसन बोले चला जा रहा था, काशिफ के मामले में चंद बातें सामने आई हैं, मैं इनके मुतल्लिक आपको बाद में बताऊंगा। पहले ये बता दूं कि आज सुबह मैं सायरा के साथ टैक्सी में बैठकर एनजीओ गया। इसने दौरान सफ़र मुझे बताया कि इसने मेडिकल रैप की नौकरी करने के लिए आपसे बातचीत की है। मैंने साफ कह दिया कि मैं मेडिकल एडवर्टीजमेंट की नौकरी में दिलचस्पी नहीं रखता, मुझे एनजीओ की नौकरी ज़्यादा पसंद है। वो कुछ परेशान होगी, ताहम इसने ज़्यादा इसरार नहीं किया। ऑफिस पहुंचने के बाद इसने मेरी मुलाकात डायरेक्टर से करवा दी। वहाँ चंद वैकेंसियाँ मौजूद थी, लेकिन मैंने जानबूझकर इनमें मीम निकालने के बाद इन्हें मुस्तरद कर दिया और मदद करके ऑफिस से बाहर निकला। कुरैशी साहब बात दरमियान में काटते हुए बोले, तुमने काशिफ के मतलब नहीं बताया। मैं इसके मतलब आपको बाद में बताऊंगा, पहले सायरा की फितरत पर रोशनी डाल लूं, बहुत ज़रूरी है। शायद आप यकीन नहीं करेंगे, कल का तमाम दिन मैंने सायरा के हमरा गुजारा और इस दौरान मुझे अपने मतलब बहुत कुछ बताना पड़ा। कुरैशी साहब बोले, गालिबन इसकी ऑफिस की टाइमिंग 10 से 5 बजे तक है, इसने तुम्हारे साथ दिन कैसे गुजारा? वही तो बता रहा हूँ, हसन मुस्कुराते हुए बोला। आप बात दरमियान में काट देते हैं। मैं जब एनजीओ के गेट से बाहर निकल रहा था तो वो पीछे आ गई। इसने मुझे बताया कि इसके सर में शदीद दर्द हो रहा है, जिसकी वजह से इसने छुट्टी ले ली है और ऑनलाइन टैक्सी बाहर कर ली है। अगर मुझे एतराज़ ना हो तो किराया शेयर कर लेते हैं, क्योंकि हम दोनों की लोकेशन एक है। मुझे भला क्या एतराज़ हो सकता था? मैंने फ़ौरन हामी भर ली और हम टैक्सी में बैठकर लोकेशन पर आ गए। इसने मुझे चाय की दावत दी, मैं खुद भी यही चाहता था, इसलिए मैं इसके साथ फ्लैट पर आ गया। वो चाय बहुत उम्दा बनाती है और सैंडविच के मतलब तो ना ही पूछिए। बस इतना बता दूँ कि खाने के बाद मैं काफ़ी देर तक उंगलियाँ चाटता रहा। चाय पीने के दौरान इसने मुझे अपने मतलब बहुत कुछ बताया। आपका तज़किरा भी हुआ, वो आपकी उम्र और शक करने की आदत से खाइफ है। कुरैशी साहब के चेहरे पर नागवारी के तासुरात उभरे, ताहम वो कुछ बोले नहीं। हसन दोबारा हम कलाम हुआ। अपने बारे में इसने बताया कि इसकी माँ का गुज़श्ता साल इंतकाल हुआ है। वो इसी एनजीओ में काम करती थी जहाँ सायरा काम कर रही है। अपनी मुलाजमत के दौरान इसकी माँ ने किस्तों पर फ्लैट खरीदा था और चंद किस्तें जमा करवाने के बाद ही वफात पा गई थी। सायरा बाकी की किस्तें जमा करवा रही है, जिसके लिए वो बहुत परेशान है और सर का दर्द इसी परेशानी का मरहून मीनत है। इन बातों के दौरान जब मैंने महसूस किया कि वो मुझे काबिल एतमाद गर्दान चुकी है, तब मैंने काशिफ के मुतालिक बात छेड़ दी। मैं आपको बता चुका हूँ कि एनजीओ में मेरी मुलाकात इससे हो चुकी है। वो अब भी सायरा में दिलचस्पी रखता है। मेरा तज़किरा छेड़ने पर वो सर्द आह भरते हुए बोली, किसी भी इंसान की ज़ात मुकम्मल नहीं, हामी सब में होती है, लेकिन अगर वो हामी काबिल बर्दाश्त ना हो तो दर्द सर बन जाती है। काशिफ में जो हामियाँ हैं वो मेरे लिए नाकाबिल बर्दाश्त है। वो लाउबाली शख्सियत का मालिक है। यह हर इंसान की फितरत का हादसा होता है और फितरत को तब्दील करना किसी इंसान के पास में नहीं। शायद वो मेरे इसरार को मद्देनजर रखते हुए कुछ अरसे के लिए अपनी फितरत को बदलने की कोशिश करे, लेकिन बेपरवाह होने के बाद वापस रगर पर आ सकता है। हसन ने मुस्कुराते हुए कुरैशी साहब की जानिब देखते हुए तंज़ लहजे में कहा,
शुक्र कीजिए आप इसकी फितरत के हामिल नहीं, वरना सायरा आपको पहली मुलाकात के दौरान ही रिजेक्ट कर चुकी थी। आप यकीन कीजिए मैं इससे मुलाकात करने से कबल अपनी ज़ात पर खुसूसी तवज्जो देता हूँ। मैंने शायद आपको अपनी अज़वाजी ज़िंदगी के मुतालिक कभी नहीं बताया। मेरी बीवी में वो हामिया बतरजा उत्तम पाई जाती हैं जिनसे काशिफ हमकिनार है। ये बज़ाहिर बहुत मामूली दिखाई देती है, लेकिन हकीकत में इन्हें बर्दाश्त करना मुमकिन नहीं। मेरी बीवी कम पढ़ी लिखी है, इसे कपड़े बदलने का सलीका नहीं, वो लड़ने लड़ाने की आदी है, काशिफ की तरह सफाई भी पसंद नहीं है, फिर भी मुझे इसे बर्दाश्त करना पड़ता है और मैं घर जाने से पहले अपने आप को बहुत सी बातों के लिए तैयार कर लेता हूँ। ये सब बताने का मकसद ये है कि सारा से मुलाकात से कबल मुझे तैयारी के दौरान दांतों पसीना आ जाता है। हालांकि वो मेरी फितरत की हामिल है, मुझे इसकी तरह रख रखाव की आदत है, मैं कपड़ों के बारे में बहुत हसास हूँ, लेकिन इसके बावजूद मुझे मालूम है कि मेरी ज़रा सी गलती को वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। लेकिन रकम के हसूल के लिए मुझे सब कुछ करना पड़ता है जो आम दिनों में करने के मुतालिक मैं सोच भी नहीं सकता। वो वाकई सही कह रहा था। कुरैशी साहब ने मालूमात से कबल इसे 50,000 रुपये दिए थे और यह तय पाया था कि अगर इस दौरान मजीद खर्चा हुआ तो उसकी अदायगी भी कुरैशी साहब ही करेंगे। लेकिन यह हकीकत थी कि हसन को मेहनत बहुत करना पड़ती थी। बहरहाल वो इस दौरान रुका नहीं, लगातार बोलता जा रहा था। मुझे मुलाकात से कबल सुबह उठकर नहायत एहतमाम से शेव करना पड़ती है, नाखून तराशना, बाल बराबर करना मेरे मामूल कामों में शामिल है। कपड़े मेरी बीवी इस्त्री करती है और बूट पॉलिश मैं खुद करता हूँ। परफ्यूम मुझे आपके खाते में खरीदना पड़ा क्योंकि आम हालात में मुझे इसकी जरूरत नहीं। वो ठंडी सांस लेकर चुप हुआ, फिर कुछ देर बाद अफसरदा लहजे में बोला, आपकी तरह मेरी बीवी बहुत शक्की मिजाज है। इन चंद दिनों के गैर मामूली मामलात ने इसे चौंका दिया है। इसने मेरी जिंदगी को तलख बना दिया है। रोजाना की चकचक और तहल कलामी की वजह से मुझे रात को ढंग की नींद नहीं आती, इसलिए मैं जल्द अज जल्द आपके मामले को निपटा देना चाहता हूँ। कुरैशी साहब के चेहरे पर मुस्कुराहट नमूदार हुई। वो सोच रहे थे कि एक बीवी शोहर के मामूलात में तब्दीली किसी तरह बर्दाश्त नहीं कर सकती और अगर इसे बहालत मजबूरी बर्दाश्त करना पड़े तो इसका रद्द-ए-अमल हसन की बीवी जैसा हो सकता है। इन्हें इसकी आवाज़ सुनाई दी और कुछ ऐसे ही हालात से काशिफ से मुलाकात के दौरान सायरा को दो चार होना पड़ा। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि काशिफ एक लावाली तबीयत का हामिल है। एनजीओ में काम के दौरान इन दोनों में दौरान मोहब्बत हुई, लेकिन परवान न चढ़ सकी। उन्होंने एक दूसरे को पसंद किया, लेकिन तबीयतों में फर्क जल्द ही इन दोनों को किनारा कशी करने पर मजबूर कर दिया। ताहम इन दोनों के दरमियान बातचीत इस हद तक बढ़ चुकी थी, काशिफ ने इसे अपने नाम की अंगूठी भी पहना दी और वो अंगूठी आज भी सायरा के पास महफूज है। शायद वो बीच की राह तलाश करने की जस्तजू में है, क्योंकि अभी तक आपके साथ मामलात बातचीत के मराहल में है और इसका फैसला तब्दील भी हो सकता है। सारा कहना है कि इसने चंद मुलाकातें काशिफ से की, लेकिन इस दौरान इसकी फितरत खुलकर सामने ना आ सकी। तब वो इसके घर गई और 2 मुलाकातों के दौरान सब कुछ खुलकर सामने आ गया। हसन एक दफ़ा फिर चुप हुआ, इसके बाद मुस्कुराते हुए बोला, मैं अब जो कुछ आपको बताने जा रहा हूँ आप इसे सुनने के बाद मुस्कुराने पर मजबूर हो जाए, लेकिन ये हकीकत है कि सायरा ने ना सिर्फ इसलिए इनकार कर दिया क्योंकि इसकी जुराबों से बू आ रही थी और इसके कपड़ों पर चाय के दाग थे, अलावा इनमें पसीने की बू बसी हुई थी। मैंने कहीं पढ़ा है कि अगर आप किसी के मुतालिक जानना चाहते हो तो इसके पाँव का जायजा ले लीजिए, आपको इसकी फितरत के मुतालिक बहुत सी बातें मालूम हो जाएंगी। अगर गर्द आलूद है तो बेपरवाह फितरत का हामिल है और अगर जराबों से बू आ रही है तो धोखा भी दे सकता है। नाखून लंबे और मैल से भरे हुए हैं तो नालायक हो सकता है। बहरहाल इसके घर की हालत पाँव में पहनने मौजू से कम नहीं थी। बिस्तर की चादर मैल, बर्तन गंदे और कालीन मिट्टी से भरा हुआ। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आप किसी की फितरत को बदल नहीं सकते। सायरा ने भी काशिफ को बदलने की बहुत कोशिश की, लेकिन कामयाब ना हुई, इसलिए बहालत मजबूरी से छोड़ दिया। ताहम वो आज भी इसकी पहली और आखिरी मोहब्बत है। हसन चुप हो गया और कुरैशी साहब सोचने लगे, सफाई के मुतालिक काफ़ी हद तक बेपरवाह तो वो भी थे। इनकी जराबों से बू नहीं आती, लेकिन बाज़ औक़ात इन्हें 2-3 दिन इस्तेमाल करना पड़ती। इनके बेड की चादर धुली हुई थी लेकिन दाग मौजूद थे। कोठी में सफाई करने वाले नौकर थे, लेकिन कभी कभी डंडी मार दिया करते थे। और सबसे हसास बात यह थी कि सायरा की पहली मोहब्बत का हकदार काशिफ था। वो सर तोड़ कोशिश भी करते तो वो मकाम हासिल नहीं कर सकते थे जिस पर काशिफ फायज हो चुका था। अगले इतवार को डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थी, सायरा भी छुट्टी कर चुकी थी। कुरैशी साहब ने इससे तफसीली बातचीत का इरादा किया और इसे फ़ोन कर दिया। वो 11 बजे तक इसके फ्लैट में आ रहे हैं। शायद इन्हें कुछ अब भी उम्मीद बाकी थी, इसलिए उन्होंने तैयार होने में खूब एहतमाम किया, खुसूसन अपनी जराबों और नाखूनों की जानिब ज़्यादा तवज्जो दी। और जिस 3 पीस का इंतखाब उन्होंने किया वो बहुत महंगा और नफीस था। जूते पॉलिश थे और परफ्यूम उन्होंने फ्रांस टूर के दौरान खरीदा था। बाथरूम में जाने से कबल उन्होंने नौकर से कह दिया था कि गाड़ी पर कपड़ा मार दे। इन तमाम एहतियातों के बावजूद भी इनके दिल में सायरा के लिए कोई नरम गोशा नहीं था। उम्मीद की बात अलहदा थी, वो इसकी सहर अंगेज शख्सियत के हसार में बुरी तरह गिरफ्तार हो गए थे। अगर मुलाकात कामयाब होती तो ज़रूर इससे शादी करते, लेकिन हसन ने जो बातें उन्हें बताई थी अगर वो सच थी तो फिर इनकी निगाहों में सायरा की खूबसूरती मान पड़ गई और वो इनकार कर देते। इसलिए वो शशोपंज में मुबतला थे। सूरत और सीरत इनके आड़े आ रही थी। इसकी सूरत इन्हें पसंद थी, लेकिन सीरत अगर वैसी ही थी जैसे हसन ने बताई थी तो फिर 2 टोक बात करना जरूरी था। वो तैयार होकर कारपोश में गए। ड्राइवर इनका मुंतर था, वो पिछली सीट पर बैठ गए। इतवार का दिन होने की वजह सड़कों पर ट्रैफिक ना होने के बराबर था और सायरा का फ्लैट इनकी कोठी से ज़्यादा दूर भी नहीं था, इसलिए वो जल्दी सायरा के फ्लैट पर पहुंच गए। सायरा इनकी मुंदिर थी, इसने तैयार होने में एहतमाम नहीं किया था। वो घर के कपड़े पहने हुए थे, ताहम साफ सुथरे थे। इसने बैठने का इंतजाम दरमियानी कमरे में किया जहाँ सोफों की बजाय गद्दे और तकिए मौजूद थे। कुरैशी साहब को बिठाने के बाद वो किचन की जाने लगी तो कुरैशी साहब ने कहा, कुछ सैंडविच भी बना लेना। मैंने इनकी बहुत तारीफ सुनी है। वो ठिठक कर रुक गई लेकिन मुड़ी नहीं और तेजी से कमरे से बाहर निकल गई। इसका फ्लैट नफासत और सलीका शायरी का मजहर था। हर चीज़ करीने से अपनी जगह पर रखी हुई थी। दूल का नामो निशान नहीं था। जल्दी सायरा
कॉफ़ी और सैंडविचेस लिए कमरे में दाखिल हुई। इसने साफ सुथरी शीट कमरे के दरमियान लगाई और सैंडविचेस को ट्रे पर रख दिया। कुरैशी साहब ने सैंडविच खाए, वाकई बहुत ज़्यादा लजीज थे, काफ़ी भी शानदार थी, वो बेहतरीन कुक थी। इसमें कोई शक नहीं था कि सायरा सुलझी हुई सुगड़ लड़की थी, लेकिन इसकी फितरत के कुछ राज पोशीदा थे, जिनमें सरफरिस्त इसकी रोज़ाना कपड़े तब्दील करने की आदत, वो कल को शोहर भी बदल सकती थी। इसकी मज़हका है इस बात की गहराई में इसकी फितरत पोशीदा थी। हो सकता है कि यह कुरैशी साहब का वहम हो, लेकिन वो 3 मर्दों को बेवकूफ़ बना रही थी। काशिफ और कुरैशी साहब से इसकी दिलचस्पी मान पड़ गई थी, लेकिन हसन की जानिब वो अब भी दरपर्दा माइल थी। चंद सैंडविचेस खाने के बाद कुरैशी साहब हम कलाम हुए। तुमने अपनी सहेली के बाइक को डिस्ट्रीब्यूशन नहीं भेजा, मैं इंतजार कर रहा था। सारा ने बताया इसे मेडिकल लैब की नौकरी पसंद नहीं आई। मैं इस मुगालते में रही कि इसे काम की इसे जरूरत है, लेकिन वो अपनी पसंद की नौकरी तलाश कर रहा है। कुरैशी साहब बोले, तुमने काशिफ के मतलब मुझसे बहुत कुछ छुपाया। इसने न सिर्फ तुम्हें अंगूठी दी, बल्कि रिश्ता टूट जाने के बाद वापस भी नहीं की। सारा ने परेशान लहजे में बताया, हमारे दरमियान बातचीत तय नहीं हुई। इसने अंगूठी मेरे इनकार के बावजूद मुझे दी। मैंने मामला खत्म हो जाने के बाद इसे लौटाने की कोशिश की तो इसने इनकार कर दिया। जब रिश्ता तय ही नहीं हुआ तो आपको इसके मुतालिक क्या बताती? कुरैशी साहब तल लहजे में बोले, ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलती है, तुम्हें सब कुछ खुलकर बताना चाहिए था, क्योंकि मालूमात के दौरान ये सब बातें गलत फहमियाँ पैदा करने का बायस बनती हैं। और देख लो कि बात नहीं है। मुझे ये भी तो मालूम हो चुका है कि कल तुमने न सिर्फ NGO से छुट्टी कर ली थी, बल्कि तमाम दिन अपनी सहेली के भाई हसन के हमरा गुजारा था। क्या मैं सच कह रहा हूँ या फिर मेरी मालूमात पर कोई इतराज़ है? सायरा के चेहरे पर गुस्से के तासुरात पैदा हुए। इसने तल लहजे में जवाब दिया, हाँ, वो कल कुछ देर के लिए मेरे फ्लैट में आया था। मैंने तमाम दिन इसके साथ नहीं गुजारा। हमारी मुलाकात टैक्सी में जाते हुए हुई थी। आपको शक करने की आदत है, अगर आपको इसके मुतालिक बताती तो आप शायद इसे बर्दाश्त न करते। और जहाँ तक छुट्टी करने की बात है, तो मैंने आपको फ़ोन पर बताया था कि मेरे सर में शदीद दर्द है, इसलिए छुट्टी की थी। तो तुम्हें एतराज़ है कि वो फ्लैट में आया था, इस दौरान वो कुछ गलत भी तो कर सकता था। क्या तुम्हें अपनी इज्जत का ख्याल नहीं था? सायरा ने बताया कि वो इसे फ्लैट के अंदर बुलाना नहीं चाहती थी। इसके असरार को मद्देनजर रखते हुए मैंने बुला लिया। वो सैंडविच खाने के लिए बजीद था। मेरे पास सैंडविच तैयार पड़े थे और मैंने 10 मिनट के दौरान इसके सामने रख दिया और वो खाकर वापस चला गया। तुमने काशिफ को पसंद करने के बावजूद इनकार क्यों किया? इस दौरान तुम दोनों के दरमियान क्या हुआ? मुझे खुलकर इसके मुतालिक बताओ, कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं। इसकी बहुत सी आदतें मुझे नापसंद थी। मसलन सफाई के मामले में मैं बहुत एहसास हूँ। वो कुछ बेपरवाह था, मुझे सिगरेट नोशी से नफरत है, वो बेतहाशा पीता था, वो लाउबाली शख्सियत का मालिक है और मुझ में एहसास जिम्मेदारी ज़्यादा है, इसलिए मैंने इनकार किया। कुरैशी साहब बोले, और हसन के बारे में तुम्हारा क्या हाल है? वो ना सिर्फ खूबसूरत और स्मार्ट है, बल्कि नफासत के मामले में तुम्हारा हम पल्ला है। मैंने इसे इस नज़रिए से नहीं देखा। 2 दिनों की जान पहचान है, मैं किसी के मुतालिक हतमी आरा कैसे कायम कर सकती हूँ? और मुझे इससे कोई सरोकार भी नहीं। इसकी और मेरी मुलाकात इत्तफाकिया थी। कुरैशी साहब सोचने लगे, लड़की दिल की साफ है, इससे चंद गलतियाँ जरूर सजा दो, लेकिन वो गलतियाँ काबिल माफ़ी हैं, इन्हें नज़रअंदाज किया जा सकता है। पहली गलती ये थी कि इसे हसन को फ्लैट में नहीं बुलाना चाहिए था, और दूसरी गलती ये कि झूठ नहीं बोलना चाहिए था कि वो इसकी सहेली का भाई है। उन्होंने चंद लम्हे सोचते रहने के बाद इन गलतियों को नज़रअंदाज कर दिया और कुछ ही देर बाद कोठी वापस आ गए। वह मुतमईन हो चुके थे और जल्द अज जल्द शादी कर लेने की तारीख का तयन कर रहे थे, लेकिन रात को इन्हें सायरा की कॉल मसूल हुई। उन्होंने फ़ोन करने की वजह दरियाफ्त की तो चंद लम्हे खामोश रहने के बाद इसकी संजीदा आवाज़ सुनाई दी। इन 2 मुलाकातों के दौरान आपको मुझसे बहुत सी खामियां दिखाई दी हैं। दूसरी मुलाकात के दौरान आपका रवैया सर रहा, क्योंकि आपको हसन का फ्लैट पर आना और मुझसे मिलना पसंद नहीं है। बिल्कुल इसी तरह मुझे भी आपके अंदर चंद खामियां दिखाई दी, जिनमें सरफरिस्त शक करने की आदत है। आपने मेरे मुतालिक मालूमात करवाई और कितनी ऐसी बातें सामने आई जिनका कोई सर पैर नहीं, वो सब बेमानी है। अब आप खुद सोच लीजिए कि अगर ये बातें शादी के बाद मालूम होती तो तब तलहियों का बायस बनती। इसलिए मेरे ख्याल में ये रिश्ता हम दोनों के लिए मुनासिब नहीं। मेरे ख्याल में आप कोई और रिश्ता तलाश कर लीजिए। इसने कॉल खत्म कर दी और कुरैशी साहब हक्का बक्का मोबाइल थामे जहां बैठे थे वहीं बैठे रह गए। इस कॉल के बाद उन्होंने मुतअद्दिद बार सायरा को फ़ोन किया, लेकिन इसने फ़ोन नहीं उठाया। चंद दिनों के बाद सिम तब्दील कर ली। बिलाहिर वो फ्लैट में मुलाकात के लिए गए, लेकिन वो लॉक था। बिलाहिर उन्होंने दूसरा रास्ता तलाश करना शुरू कर दिया और वो आखिरकार 2 माह के दौड़ धूप के बाद इन्हें शाहीन के मुतालिक मालूम हुआ। रिश्ते में चंद कबाहतें थी जिनके मुतालिक मालूमात दरकार थी। उन्होंने हसन को फ़ोन किया, लेकिन रब्ता नहीं हुआ। तभी अगले इतवार वो इससे मुलाकात के लिए इसके फ्लैट पर गए। चूँकि हसन की कमाई काबिल रिस्क थी, इसलिए फ्लैट नहायत शानदार था। इसने घंटी बजाई और इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद अंदर से जनाना आवाज़ सुनाई दी। कौन है? कुरैशी साहब चौंक कर रह गए। आवाज़ जानी पहचानी थी। अगर इनसे अंदाजे में गलती नहीं हो रही तो शायद सायरा की आवाज़ थी, लेकिन हसन के फ्लैट में इसका क्या काम? उन्हें दोबारा आवाज़ सुनाई दी। अगर हसन से मिलना है तो वो शहर से बाहर गया हुआ है, आप कल आ जाइए। कुरैशी साहब बोले, सायरा दरवाज़ा खोलो, मैं अहमद कुरैशी हूँ, तुमसे चंद बातें करना चाहता हूँ। दरवाजे के दूसरी जानिब खामोशी तारी होगी, फिर दरवाज़ा खुल गया। वो सामने खड़ी थी। इसके साफ सुथरे कपड़ों पर कोई शिकन नहीं थी। बाल नहायत एहतमाम के साथ बनाए गए थे और चेहरे पर बशाशत और आसूदगी थी। कुरैशी साहब को हसद महसूस हुआ। इनसे वो मुलाकात के दौरान इसने एहतमाम नहीं किया था, शायद वो इनसे मुतमईन नहीं थी। इसने कुरैशी साहब को अंदर बुला लिया। फ्लैट नहायत आलीशान और साफ सुथरा था। सिटिंग रूम के दीवार पर बहुत बड़ी तस्वीर लगी हुई थी, जिसमें सायरा और हसन दुल्हा दुल्हन का लिबास पहने खड़े थे। लेकिन जहाँ तक कुरैशी साहब को याद था, हसन की शादी हो चुकी थी, या फिर इसने सायरा से शायद दूसरी शादी की थी। सायरा ने इन्हें सोफे पर बैठने के लिए कहा और खुद किचन में चली गई। कुरैशी साहब को इस गन चक्कर की समझ नहीं आई।
हसन ने इतनी खामोशी से शादी की और इन्हें खबर भी नहीं होने दी। वो हैरतज़दा थे। कुछ देर बाद सायरा सैंडविचेस और कॉफ़ी की ट्रे लिए हुए अंदर दाखिल हुई। ट्रे इसने शीशे की नफीस मेज़ पर रख दी। कुरैशी साहब ने पूछा, तो तुमने मेरे रिश्ते को मुस्तरद करने के बाद हसन से शादी कर ली? मेरा ख्याल है शादी का फैसला तुम दोनों ने टैक्सी के सफ़र के दौरान किया होगा। सायरा ने इनकार में सारी ला दी, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैं आपके साथ मुखलिस और संजीदा थी, लेकिन जिस तरह आप मुझे परख रहे थे इस तरह मैं भी आपको परख रही थी। क्या लड़कियों को हक नहीं कि वो अपनी मर्जी से अपने साथी का इंतखाब करे? आप में मुझे कोई बुराई दिखाई नहीं दी, सिवाय इसके कि आप शक्की मिजाज हैं, और मैंने फ़ोन पर आपको इसके मुतालिक बता भी दिया था। हसन के साथ मेरी जज्बाती वाबस्तगी नहीं थी। वो एक मुतवाज़न अज़वाजी ज़िंदगी गुजार रहा था। इसकी बीवी इंतहाई बेपरवाह और गैर जिम्मेदार औरत थी। घरेलू कामों से इसे चिढ़ती, फ्लैट को साफ सुथरा नहीं रखती थी। यूँ समझ लीजिए इसमें वही खामियां मौजूद थी जो काशिफ में पाई जाती थी, जबकि हसन नहायत नफीस तबीयत का सुलझा हुआ इंसान था। जब मैंने आपको इनकार किया तो इसके चंद दिनों बाद इसने मुझे फ़ोन किया। इसने मुझे प्रपोज किया और यह बताया कि वो अपनी बीवी शाहीन को तलाक दे चुका है। चूँकि हम दोनों की तबीयतों में हम आहंगी थी, इसलिए मैंने हाँ कर दी। कुरैशी साहब के दिमाग में हसन की बीवी का नाम गुजरा था, शाहीन। इन्हें जिस औरत का रिश्ता मौसूल हुआ था इसका नाम भी शाहीन था। उन्होंने सायरा से पूछा, तुम्हारे पास हसन की बीवी की तस्वीर मौजूद है? सायरा ने इस बात में सर लिया। वो बेडरूम की तरफ चली गई। कुरैशी साहब सोचने लगे, इन्हें रिश्ता तलाश करने के दौरान मालूमात की ज़रूरत सिर्फ इसलिए पेश आती क्योंकि रिश्ते को 7 पर्दों में छुपा कर पेश किया जाता, और शादी के बाद जब पर्दा फाश होता तब तलाक के अलावा कोई हल मौजूद ना होता, और इसे दरे पर्दा मुनाफकत का ही नाम दिया जा सकता है। ज़ाहिर और बातन में तज़ाद को मुनाफकत ही कहते हैं, और कुरैशी साहब के साथ अब तक यही होता रहा था। चंद दिन पहले जब इन्हें शाहीन का रिश्ता मौसूल हुआ तो इसके मुतालिक इसके घर वालों ने बताया था कि वो गैर शादीशुदा है। अब अगर वो वही शाहीन थी जिसके साथ बातचीत हो रही थी, तब फिर इसे शादीशुदा होना चाहिए था। सायरा पॉकेट साइज तस्वीर लिए कमरे में दाखिल हुई और तस्वीर कुरैशी साहब के हाथ में थमा दी। कुरैशी साहब ने इस पर निगाह डाली और खामोशी के साथ सायरा को दे दी। फिर कॉफ़ी और सैंडविचेस खाए बगैर फ्लैट से बाहर निकल गए। वो वही शाहीन थी जिसके मुतालिक मालूमात करवाने के लिए वो हसन के फ्लैट पर आए थे। अब मजीद रिश्ता तलाश करने की उनमें हिम्मत बाकी नहीं रही थी। वो इमारत से बाहर निकला है। 5वीं मंजिल के फ्लैट की खिड़की से सायरा इन्हें देख रही थी। इसकी आंखों में शर्मिंदगी थी। इसे हसन की शख्सियत और नफीस तबीयत ने मुतासिर किया था, वरना इसके ख्याल में शक करना गहरी मोहब्बत का हतमी सबूत होता है और मालूमात करना अक्ल व दानिश के जुमरे में आता है। इसने कुरैशी साहब के साथ नाइंसाफ़ी की थी जिसके लिए वो बहुत शर्मिंदा थी।